एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th वाणिज्य कॉमर्स सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा जो चल रहा है चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है वो पार्ट 5 यानी 5वें नंबर का वीडियो है और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक पार्ट 1 अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते से क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 को आज इस वीडियो के माध्यम से हम बनाएंगे। तो पिछला वीडियो जो पार्ट 4 जो चौथे नंबर का वीडियो था, उस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन का तीसरे नंबर के सवाल को हल करके आपको बताया था। ये वीडियो जो चौथे नंबर का वीडियो था उसमें हमने किस टॉपिक को कवर किया था? साझेदारी फंडामेंटल्स के जो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के क्वेश्चन थे उसके हमने साझेदारों के मध्य कोई समझौता नहीं होने पर इस टॉपिक को हमने कवर किया था। आज भी ये जो चौथे नंबर का जो सवाल है वो सवाल भी इसी टॉपिक पर ही है, यानी कि साझेदारों के मध्य कोई समझौता नहीं है। तो हम इस चौथे नंबर सवाल को देखते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं। तो आइए देखिएगा, पेज नंबर है आपका 106 एंड 7। इस पेज में जाके आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, बुक हमारी पार्ट 1 अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 1 अप्रैल 2015 को आकृति एवं बिंदु वस्त्र निर्माण के व्यवसाय में साझेदारी करती हैं। 2 साझेदार बता रहा है, आकृति एवं बिंदु। 1 अप्रैल 2015 को ये दोनों क्या करते हैं? वस्त्र निर्माण के व्यवसाय में साझेदारी करती हैं, परंतु कोई भी लिखित समझौता नहीं है। 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने व्यवसाय प्रारंभ किया, साझेदारी फर्म प्रारंभ किया, ठीक है, और इनके बीच में कोई भी समझौता नहीं है। इन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। उन्होंने क्रमशः 5 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए की पूंजी लगाई और 1 अक्टूबर 2015 को फर्म में 20,000 रुपए ऋण के रूप में दिए। ठीक है, सवाल कह रहा है कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने 5 लाख रुपए, आकृति ने 5 लाख रुपए और बिंदु ने 3 लाख रुपए पूंजी के रूप में लगाया और 1 अक्टूबर 2015 को फर्म में क्या किया? 20,000 रुपए ऋण के रूप में दिए, जिस पर ब्याज के लिए कोई लिखित समझौता नहीं हुआ। जो ये ऋण के रूप में दे रहे हैं कि अक्टूबर 2015 को, उसके लिए इन्होंने कोई समझौता नहीं किया। 31 मार्च 2016 को आप देखेंगे वर्ष प्रारंभ कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2015। वर्ष प्रारंभ हो रहा है 1 अप्रैल 2015 और यहाँ पर कह रहा है सवाल 31 मार्च 2016, मतलब वर्ष के अंतिम में। फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है 1 अप्रैल 2015 से चालू होगा और 31 मार्च 2016 को समाप्त हो जाएगा। 31 मार्च 2016 को वर्ष के अंत में वर्ष की समाप्ति पर फर्म का लाभ 43,000 रुपए, 43,000 लाभ हो जाता है। इस वर्ष फर्म को 43,000 रुपए का लाभ हुआ। दोनों साझेदार लाभ के बंटवारे के आधार पर ब्याज के सवाल पर सहमत नहीं हो सके। अब ये दोनों साझेदार जो हैं लाभ के बंटवारे के लिए, मतलब ये 43,000 रुपए जो लाभ रहा इसके बंटवारे के आधार पर ब्याज के सवाल पर सहमत नहीं हो सके। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दोनों के बीच लाभ के बंटवारे का समाधान निकालें तथा अपने समाधान के पक्ष के लिए उचित तर्क प्रस्तुत करें। सवाल कह रहा है कि इन्होंने लाभ के बंटवारे के लिए जो लाभ किस रूप में बंटना चाहिए उसके लिए ये दोनों सहमत नहीं हो पाए और सवाल हमको कह रहा है कि जो इनके बीच में समस्या आ गई है लाभ के बंटवारे के लिए, उसका क्या करें? आप समाधान निकालें तथा जो आपने समाधान दिया है उसके लिए उचित तर्क प्रस्तुत करें। ठीक है, तो सवाल आप देखिए, सवाल ध्यान से देखिए। सवाल क्या बोल रहा है? 1 अप्रैल 2015 को ये लोग साझेदारी में आते हैं। इन्होंने
कोई समझौता नहीं किया। इन्होंने पूंजी कितना लगाया, 5-6 लाख रुपए आकृति और 3 लाख रुपए बिंदु। ठीक है, 1 अक्टूबर 2015 को क्या कर रहे हैं, 20,000 का ऋण के रूप में दे रहे हैं 1 अक्टूबर 2015 को, जिस पर ब्याज के लिए उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। मतलब कि ऋण पर ब्याज कितना दिया जाएगा, जो इन्होंने ऋण दिया है उस पर फर्म इनको कितना ब्याज देगी, इसके लिए इन्होंने समझौता नहीं किया। ठीक है, फिर लिखता है 31 मार्च 2016 को वर्ष की समाप्ति, जब वर्ष समाप्त हो रहा है उस वर्ष लाभ कितना हो गया, 43,000 का रुपए का लाभ हो गया। अब ये दोनों लाभ के बंटवारे पर सहमत नहीं है। इसके सवाल पर हमको सवाल कह रहा है कि इनके बीच में जो ये समस्या उत्पन्न हुई लाभ के बंटवारे के लिए, उसका समाधान निकालें और जो आप समाधान कर रहे हैं उसका एक उचित तर्क भी दें। तो हम आइए इस सवाल के हल को अब देखते हैं। तो हमने सवाल को देखा, आइए अब हम इसके हल को देखते हैं। ये चौथे नंबर का सवाल था और उसका ये हल है। तो सवाल में हमको कहा है कि जो इनके बीच में समस्या उत्पन्न हो रही है लाभ के बंटवारे के लिए, उसका हमको समाधान बताना है। ठीक है, और जो हम समाधान बता रहे हैं उसके लिए उचित तर्क भी प्रस्तुत करना है। तो लाभ के बंटवारे के लिए इनके बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। इनके बीच में कोई समझौता नहीं है, लिखित नहीं मौखिक, पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो जब लाभ के बंटवारे के लिए उन्होंने समझौता नहीं किया है तो फिर क्या होगा, वहां पास जो साझेदारी अधिनियम 1932 का प्रावधान है लाभ के बंटवारे के लिए, वो प्रावधान यहाँ पर लागू हो जाएगा। ठीक है, और साझेदारी अधिनियम 1932 लाभ के बंटवारे के लिए क्या कहता है कि यदि साझेदारों ने लाभ के बंटवारे के लिए कोई समझौता नहीं किया है, तब क्या होगा, उनको बराबर बराबर लाभ दिया जाएगा। मतलब समान अनुपात में, जितने भी साझेदार होंगे उनको समान अनुपात में लाभ दिया जाएगा। यहाँ पास 2 साझेदार हैं तो उनको बराबर बराबर मतलब 1-1 के अनुपात में लाभ दिया जाएगा, बराबर बराबर उनको लाभ का बंटवारा किया जाएगा। तो देखिएगा, तो हम इस समाधान को देख रहे हैं। चूंकि आकृति एवं बिंदु के मध्य कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है, इसलिए लाभ के विभाजन के लिए साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होंगे। लाभ के बंटवारे के लिए जो साझेदारी अधिनियम 1932 का प्रावधान है वो लागू हो जाएगा। तो साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन समान अनुपात में होगा, इसलिए आकृति एवं बिंदु को लाभ का बंटवारा बराबर बराबर समान अनुपात में किया जाएगा। हम इसके कैलकुलेशन को देखेंगे। जब वहां पास लाभ निकलेगा, इनको जो भी देना है, साझेदारों को जो भी देना है वो देने के पश्चात जो इनका लाभ शेष बचेगा, उस लाभ को हम क्या करेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। क्योंकि इनके बीच में कोई समझौता नहीं है लाभ के विभाजन के लिए, तो शेष जो लाभ बचेगा उनको बराबर बराबर उनके पूंजी खाते में दे दिया जाएगा। तो देखिएगा, अब हम इसका हल करते हैं। तो हमको यहाँ पास लाभ का बंटवारा निकालना है, इसलिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, लाभ हानि विनियोग खाता बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लाभ हानि विनियोग खाता कैसे बनता है, जितना भी लाभ हुआ है उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं और जो जो दिया जाता है वो यहाँ इधर डेबिट साइड से दे दिया जाता है। बाकी जो शेष बचता है उनको लाभ हानि अनुपात में बांटकर दे दिया जाता है साझेदारों को। ठीक है, तो आप सवाल में देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि इन्होंने पूंजी लगाई 5 लाख और 3 लाख की। ठीक है, और ये 20,000 का क्या कर रहे हैं, 20,000 का ये लोग ऋण दे रहे हैं, 20,000 का ऋण दे रहे हैं। अब जब 20,000 का ऋण दिया जाता है तो उस पर ब्याज के लिए भी समझौता किया जाता है कि जो साझेदार ऋण लगा रहे हैं, जो ऋण दे रहे हैं फर्म को, उस पर क्या होगा, उनको ब्याज प्राप्त होगा। यदि समझौता करते हैं तो ठीक है, यदि उन्होंने समझौता किया कि इतने प्रतिशत से उनको ब्याज दिया जाएगा तो ठीक है। यदि समझौता नहीं किया तो फिर वहां पर कंपनी साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार उनको ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर ऋण पर ब्याज के लिए भी इन्होंने कोई समझौता नहीं किया है, समझौता नहीं किया है ऋण पर ब्याज के लिए। तो फिर क्या होगा, इनको साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार ऋण पर ब्याज जो है वो 6% से दिया जाएगा। ठीक है,
तो हमको यहाँ पर इनको ऋण पर ब्याज देना पड़ेगा, मतलब कि जो लाभ का बंटवारा है उसमें पहले ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी और सवाल में हमको नहीं बता रहा है, वेतन उत्तन के विषय में नहीं बता रहा है, तो हमको वो सब देखना भी नहीं है। ठीक ना, हम यहाँ पर केवल ऋण पर ब्याज देंगे। ठीक है, तो ऋण पर ब्याज इधर हो गया हमारा लाभ 43,000 का लाभ, सवाल में बताया हुआ 43,000 का उस वर्ष में लाभ हो रहा है, इस लाभ में से ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। इधर डेबिट साइड में लिखेंगे ऋण पर ब्याज। वर्किंग नोट नंबर 1 देखिएगा, वर्किंग नोट नंबर 1 में क्योंकि सवाल में बताया हुआ है कि ऋण पर ब्याज इन्होंने कितना दिया, 20,000। नाम से नहीं बताया हुआ है कि आकृति ने दिया कि बिंदु ने दिया, नाम से नहीं बताया हुआ किसने ये ऋण पर ऋण दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों मिलाकर दिए होंगे। ठीक है, तो 20,000 टोटल मिलाकर इन्होंने ऋण दिया, उस पर 6% की दर से 6 महीने का ही केवल, क्योंकि ये ऋण पर ब्याज जो है वो कब दिया गया है आप देखेंगे सवाल में। ये ऋण पर ब्याज जो है 1 अक्टूबर 2015 को दिया। हमारा साल 1 अप्रैल 2015 से चालू होता है और 31 मार्च 2016 को समाप्त हो जाता है। इसी बीच में 1 अक्टूबर 2015 को ऋण दिया गया फर्म को मालिक के द्वारा। तो 1 अक्टूबर से ये जो ऋण दिया गया वो व्यापार में काम कर रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीना ये पैसा जो है इस वर्ष 6 महीने ही काम किया है। ठीक है, इस वर्ष 6 महीने काम किया तो इस पर 6 महीने का ही ब्याज दिया जाएगा, पूरे साल भर का ब्याज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये साल भर व्यापार के पास नहीं रही है इस वर्ष। तो 20,000 का 6%, 6 महीने का 20,000 गुणित 6/100, 6%, और 6 महीने के लिए 6/12, मतलब 12 महीने में से 6 महीना काम किया। तो अब इसको हम काटते हैं, ये हर शून्य जो हमारा था ये कट गया, अंश को हर से हम काट दिए। फिर उसी तरह 6 का पहाड़ा एक बार, 6 का पहाड़ा 2 बार, ऊपर नीचे हमने काटा अंश और हर। फिर उसी तरह काटते हैं 2 का पहाड़ा एक बार, और यहाँ पर ऊपर भी कट जाएगा 2 का पहाड़ा 3 बार। अब देखेंगे नीचे हमारा 1 आ गया और ऊपर इधर अंश में 200 और यहाँ अंश में 3, तो 200 को 3 से गुणा करेंगे तो 600 रुपये हमारा हो जाता है किस पर, ऋण पर ब्याज। यहाँ पर हम लिख देंगे ऋण पर ब्याज 600 रुपये। और कुछ भी देने को नहीं है, केवल ऋण पर ब्याज के बारे में सवाल बता रहा था। ऋण पर ब्याज हमने दे दिया। अब 4300 में से 600 रुपये माइनस हो गया तो कितना बच जाता है, 42,400 रुपये। ये क्या है, शेष लाभ है, बंटवारे के लिए बचा हुआ है। ये लाभ को क्या किया जाएगा, इनको इनके अनुपात में दे दिया जाएगा, क्योंकि लाभ के विभाजन के लिए इन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। तो जब समझौता नहीं किया है तो वहां पर साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार इनको बराबर बराबर लाभ में हिस्सा दिया जाएगा। तो 42,600 का लाभ बचता है, इसका बराबर बराबर इन दोनों साझेदारों को दे दिया जाएगा। तो इसका वर्किंग नोट नंबर 2 में मैंने इसका कैलकुलेशन करके बताया हुआ, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। तो देखेंगे 43,000 में से 43,000 लाभ में से 600 रुपये जो ऋण पर ब्याज था वो दे दिया गया। तो अब कितना शेष बच जाता है लाभ, 42,400 रुपये। इस 42,400 को क्या करेंगे, इनमें बराबर बराबर बांट के दे दिया जाएगा। तो 42,400 का बराबर बराबर मतलब कि 1:1 का अनुपात बनता है। तो आप देखेंगे 1:1 2 होता है, तो 2 में से 1 पहले साझेदार को, आकृति को, और 2 में से 1 दूसरे साझेदार बिंदु को दिया जाएगा। तो 42,400 का 1/2, 42,400 गुणित 1/2 21,200, और इसी तरह 42,400 का 1/2 21,200। आप काट के देखेंगे यहाँ पास, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 21,200। इसका भी 21,200। तो हमारा यहाँ पास ये जो इनका लाभ है वो बराबर अनुपात में बढ़ गया है, इसको हम यहाँ पास लिख देंगे। ठीक ना, पूंजी खाता, ये लाभ है, इनके पूंजी खाता में जाकर जुड़ेगा। पूंजी खाता वर्किंग नोट नंबर 2, आकृति को 42,400 का 1/2 21,200, और उसी तरह बिंदु को भी 42,400 का 1/2 21,200, दोनों को जोड़कर होता है 42,400। तो ये हमारा लाभ हानि विनियोग खाता था। इसका टोटल हम करेंगे पूरा, तो यहाँ पर 43,000, इधर भी 43,000, दोनों साइड हमारा बराबर हो जाता है। तो ये हमारा लाभ हानि विनियोग खाता था। हमने क्या किया, लाभ का बंटवारा किया सवाल के अनुसार। सवाल बोलता है लाभ इतना हुआ, उसके बाद सवाल बोला था ऋण भी इन्होंने दिया है तो ऋण पर ब्याज दिया जाएगा, इसी लाभ में से दिया जाएगा। फिर बाकी का शेष जो बचेगा उनको उनके बराबर अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल हल होता है। आपने देखा जो समस्या है, इस सवाल में बता रहा था कि समस्या जो है उसका आप निराकरण कीजिए। तो हमने यहाँ पर लाभ के बंटवारे के लिए उनके बीच में विवाद था, उस विवाद को हमने यहाँ पर हल किया, समाधान किया, और उसके लिए हमने उचित तर्क भी बताया है।
ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके एनसीईआरटी बुक से था। क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने हल करके देखा। ठीक है, इसके आगे का वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी मैं बना कर बताऊंगा। तो प्लीज़ आप जो भी सवालों को मैं बता रहा हूँ इसको एक बार अपने से बिना देखे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तब क्या कीजिए, वीडियो देखकर फिर से उसको बनाने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा और आप सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, जिससे हम मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।